हेलो एंड वेलकम। अनुभव एक का अनुभव आपका बेहतर रहा होगा। हमने इतिहास और कला संस्कृति के प्रश्नों को देख लिया था। अपनी इस सत्र में हम विज्ञान प्रौद्योगिकी के प्रश्नों को देखेंगे। इस पेपर में विज्ञान प्रौद्योगिकी या साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कुल 14 प्रश्न थे। अपनी इस परिचर्चा में हम लोग इन्हीं 14 प्रश्नों को क्रमवार रूप में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपनी परिचर्चा। पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 15 आपके पेपर में होगा। ये प्रश्न कंपैरिजन है 5G टेक्नोलॉजी और 6G टेक्नोलॉजी के संदर्भ में। रिसेंट में काफी चर्चा रहा है 6G को लेकर, तो उसी से संदर्भित यह प्रश्न है। पढ़ते हैं हम लोग। 3 स्टेटमेंट दिया गया है और पूछा गया आपसे नीचे दी गई विशेषताओं में से कौन सी मुख्य रूप से 6G नेटवर्क से संबंधित है। पहला है 5वीं पीढ़ी नेटवर्क की तुलना में उच्च तरंग दैर्घ्य स्पेक्ट्रम का उपयोग, जो वेवलेंथ है वो कह रहा है कि हायर वेवलेंथ 5G की तुलना में यूज करता है। दूसरा कह रहा है अति न्यून विलंबता या अल्ट्रा लो लेटेंसी संचार की उपलब्धता, और तीसरा कह रहा है शून्य ऊर्जा खपत के साथ संचालन। आपसे पूछा गया है कि कौन से स्टेटमेंट इसमें से सही है। चलो देखते हैं कौन से स्टेटमेंट सही हैं, ये पूछा गया है। तो देखो पहला वाला जो है 5G कम के तुलना में, ये जो कह रहा है 5G की तुलना में उच्च तरंग दैर्घ्य स्पेक्ट्रम, ये गलत है। देखो वेवलेंथ 5G में जो है ज्यादा यूज होता है, वेवलेंथ इसमें 6G में जो है वो छोटा होगा। ठीक है, ये छोटा होगा। फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति जो है वो ज्यादा होगा। ये आप यहीं के यहीं साथ के साथ ध्यान में रखेंगे कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा। एक कॉमन सी बात है कि अगर वेवलेंथ ज्यादा है, वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगा। 5G की तुलना में अगर हम 6G की बात करें तो वेवलेंथ कम है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। ठीक है, तो पहला वाला स्टेटमेंट कह रहा है तरंग दैर्घ्य या जो वेवलेंथ है वो ज्यादा उपयोग करता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है अति न्यून विलंबता, अल्ट्रा लो लेटेंसी संचार की उपलब्धता, ये बिल्कुल सही बात है। लेटेंसी होता क्या है? लेटेंसी अगर एक शब्द में कहें तो लेटेंसी का सिंपल मतलब होता है कि किसी सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में जो डाटा ट्रांसफर में जो समय लगता है उसको लेटेंसी कहते हैं। अगर आपको ध्यान में होगा तो हमने इस पे पहले भी चर्चा किया है कि लेटेंसी एक सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में, मान लो कि आपने अपने पीसी लैपटॉप से किसी सोर्स को कनेक्ट किया, तो जो टाइम ड्यूरेशन लगेगा किसी भी डाटा के ट्रांसमिशन में, वही लेटेंसी को दर्शाता है। तो अगर अधिक लेटेंसी होगा तो यानी कि डाटा आने में समय अधिक लग रहा है। ठीक है, अगर लेटेंसी कम होगा, बेहतर संचार तकनीकी क्या होगी कि कम से कम लेटेंसी। 5G की तुलना में 6G इसलिए बेहतर है क्योंकि लेटेंसी कम है, अल्ट्रा लो लेटेंसी, बहुत कम समय लेता है। ठीक, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट देखो, कह रहा है शून्य ऊर्जा खपत के साथ संचालन, ये गलत है। देखो जीरो एनर्जी नहीं है, एनर्जी कम लगता है ज्यादा। 5G की तुलना में 6G जो है अधिक एनर्जी इफिशियंट है, इसकी ऊर्जा दक्षता अधिक है, लेकिन जीरो एनर्जी नहीं है। कुछ डिवाइसेस नियर एनर्जी के संदर्भ में कुछ बातें की जा रही है, बट जीरो एनर्जी अभी भी नहीं है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। लेकिन अगर इसी स्टेटमेंट में आप साथ के साथ यहां ध्यान रख लो कि अगर स्टेटमेंट इस तरह का होता कि ऊर्जा दक्षता 6G की अधिक है, तो वो स्टेटमेंट सही हो जाता। क्लियर है? तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जो विकल्प बी है केवल 2, वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? बढ़े अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 16 है। देखिए आपके स्क्रीन पर है। ये व्हाइट हाइड्रोजन, श्वेत हाइड्रोजन के संदर्भ में इसमें कुछ स्टेटमेंट दिया गया है। 3 स्टेटमेंट दिया गया है श्वेत हाइड्रोजन के संदर्भ में, और आपसे पूछा गया है कि कौन से स्टेटमेंट सही हैं। श्वेत हाइड्रोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह पृथ्वी के भूप्रपटी के भीतर स्वाभाविक रूप से पाया जाने वाला हाइड्रोजन है, जबकि औद्योगिक हाइड्रोजन का निर्माण कृत्रिम रूप से किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, यह स्टेटमेंट जो है एकदम से सही है। नॉर्मली जो श्वेत हाइड्रोजन या व्हाइट हाइड्रोजन है, इसको आमतौर पे आप देखोगे तो इसको जियोलॉजिकल हाइड्रोजन भी कह दिया जाता है, नेचुरल हाइड्रोजन, कई बार गोल्ड हाइड्रोजन जैसे टर्म्स भी इसके लिए यूज हो जाते हैं। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है श्वेत हाइड्रोजन, मतलब जो नेचुरली पाया जाता है, अर्थ
क्रस्ट में जो नेचुरली पाया जाता है उसको हम लोग व्हाइट हाइड्रोजन कहते हैं, जबकि जो इंडस्ट्रियल हाइड्रोजन है वह आर्टिफिशियल तरीके से, अपने अलग अलग प्रक्रिया, हाइड्रोजन निर्माण की अलग अलग प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ा होगा, एसएमआर के बारे में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में पढ़ा होगा, बट नेचुरल हाइड्रोजन या जो श्वेत नेचुरल हाइड्रोजन यानी कि नेचुरली जो अर्थ क्रस्ट में पाया जा रहा है, जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से बना है, उसी के लिए व्हाइट हाइड्रोजन, श्वेत हाइड्रोजन का भी प्रयोग होता है। इसी के लिए जियोलॉजिकल हाइड्रोजन शब्द का भी प्रयोग होता है और कई बार इसी को गोल्ड हाइड्रोजन भी कह दिया जाता है। एक टर्म आप ये भी, गोल्ड हाइड्रोजन, जियोलॉजिकल हाइड्रोजन, ये सारी भी आप साथ के साथ ध्यान रख सकते हो। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, पृथ्वी की भूपर्पटी के भीतर स्वाभाविक रूप से पाया जाने वाला है, जबकि जो औद्योगिक हाइड्रोजन है उसका निर्माण आर्टिफिशियली किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट देखो, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है सरपेंटिनाइजेशन प्रक्रिया जिसमें जल लोह समृद्ध अल्ट्रामैफिक सेलों के साथ अभिक्रिया करता है, इसके निर्माण की एक प्रमुख भूवैज्ञानिक प्रक्रिया है। बिल्कुल सही बात। अगर आपसे इन जनरल पूछा जाए कि नेचुरली जो अर्थ क्रस्ट में हाइड्रोजन बनता है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो उस प्रक्रिया को सरपेंटेनाइजेशन कहा जाता है। ये टर्म जो है आप याद रख लेना यहीं पे, सरपेंटेनाइजेशन। नेचुरली अर्थ क्रस्ट में जो हाइड्रोजन बनता है उसको सरपेंटेनाइजेशन कहते हैं। इसमें मतलब सरपेंटेनाइजेशन की प्रक्रिया में क्या होता है कि जैसा आपके स्टेटमेंट में ही वर्णित किया हुआ है कि जो जल जो है, विशेष करके आप देखोगे जो महासागर का जल है वो जो लोह समृद्ध अल्ट्रामैफिक सेल चट्टानों से जब रिएक्शन करता है तो उस प्रक्रिया में हाइड्रोजन भी रिलीज होता है और मीथेन भी रिलीज होता है। यही प्रक्रिया, यही सरपेंटेनाइजेशन की प्रक्रिया है जिसमें आपको हाइड्रोजन प्लस मीथेन भी बनता है। सरपेंटेनाइजेशन की प्रक्रिया में मीथेन प्लस जो है हाइड्रोजन का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है कि जो लोह समृद्ध चट्टानें होती है उसका सागरीय जल के साथ रिएक्शन होता है। कई बार मैग्नीशियम रिच जो रॉक्स होते हैं, जो चट्टानें होती हैं, उनके साथ भी रिएक्शन से ये बनता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस याद रखना। सरपेंट मेनली जो जियोलॉजिकल प्रोसेस है हाइड्रोजन बनने का अर्थ क्रस्ट में, वो क्या, उसको क्या कहते हैं, सरपेंटेनाइजेशन। कभी आपसे सीधे इस टर्म पे भी पूछा जा सकता है कि सरपेंटेनाइजेशन किसको कहते हैं, या मुख्य रूप से जो प्रक्रिया बनती है अर्थ क्रस्ट में उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो सरपेंटेनाइजेशन। हालांकि अर्थ क्रस्ट में अन्य प्रक्रियाओं के माध्यम से भी हाइड्रोजन बनते हैं, जैसे रेडियोलाइसिस से बनता है यूरेनियम, जो यूरेनियम रिच या जो अन्य आपको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं वहां पे हाइड्रोजन के रेडियोलाइसिस से भी, वहां पे रेडियोलाइसिस की प्रक्रिया से भी हाइड्रोजन का निर्माण होता है। अन्य प्रक्रियाओं से भी मतलब ये बन सकता है नेचुरली भी, बट जो सबसे प्रमुख प्रक्रिया है एक सरपेंटेनाइजेशन की। तीसरा स्टेटमेंट है कि यह केवल जीवाश्म ईंधनों से संबद्ध अवसादी बेसिनों में पाया जाता है। गलत है ये स्टेटमेंट। एक तो वैसे भी इन जनरल केवल वाला जो होता है यूपीएससी में हम लोग आमतौर पे गलत मानते हैं। देखो ये किसी भी प्रकार के अलग अलग टाइप के वैरायटी ऑफ विभिन्न प्रकार की जो भूगर्भिक परिस्थितियां हैं और अलग अलग प्रकार के चट्टानों में ये मिल सकता है। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है ये गलत है कि केवल जीवाश्म ईंधन से संबद्ध, ऐसा नहीं है। यहां भी मिल सकता है बट आमतौर पर कम मिलने के चांसेस हैं। लेकिन नेचुरली जो हमको अर्थ क्रस्ट में हाइड्रोजन मिलता है वो अलग अलग टाइप के भूगर्भिक प्रक्रियाओं से बन सकता है और अलग अलग प्रकार की चट्टानों में मिल सकता है। केवल जो आपको केवल जो इसकी जीवाश्म ईंधनों वाले से संबंध अवसादी सेल जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उसमें मिलेगा, ऐसा कहीं नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। पहला दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा गलत है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ये यहां पे मैंने एक चार्ट आपके साथ शेयर कर दिया है। ये जो हम लोग आर्टिफिशियली जो कृत्रिम हाइड्रोजन बनाते हैं उसको कई बार ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन कह दिया जाता है, तो उसको भी आप एक बार देख लीजिएगा इसको। ठीक है, जो ये आर्टिफिशियल नेचुरल हाइड्रोजन को हम लोग व्हाइट हाइड्रोजन कहते हैं, या गोल्ड भी, हाइड्रोजन गोल्ड भी कह दिया जाता है, या फिर मैंने आपको बताया जियोलॉजिकल हाइड्रोजन भी कहा जाता है। जो औद्योगिक हाइड्रोजन आमतौर पे हम लोग प्रयोग करते हैं वो मैन मेड होता है, कृत्रिम आर्टिफिशियल तरीके से बना होता है, और उसके भी अलग अलग प्रक्रियाएं होती है जिसके आधार पर उसका नामकरण किया गया है। एक बार इसको भी आप देख लीजिएगा इस स्लाइड को। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17 आपके स्क्रीन पर है। इसमें है
दो विक्रम 3201 और कल्पना 3201 ये चर्चा में रहा था। पूछा गया है कि ये क्या है। हाल ही में समाचारों में उल्लेखित विक्रम 3201 और कल्पना 3201 निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो देखो ये माइक्रो प्रोसेसर है, ये इसरो द्वारा डेवलप हुआ है। पहला ही विकल्प जो आपका है अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए स्वदेशी रूप से विकसित। विक्रम 3201 और कल्पना 3201 जो है ये माइक्रो प्रोसेसर है। पहला तो आप ये ध्यान रख लेना कि ये क्या है, माइक्रो प्रोसेसर है, और ये स्पेसिफिकली बनाया गया है अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए, स्पेस एप्लीकेशंस के लिए, जो हमारे स्पेस शिप्स हैं उसमें अनुप्रयोग के लिए इसको डिजाइन किया गया, इसको बनाया गया। और ये 100% इंडिजीनियस है, मतलब स्वदेशी है। तो इसीलिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा है, इसरो के द्वारा ही डेवलप किया गया है। और इसरो के साथ साथ इसमें जो चंडीगढ़ की एक एजेंसी है, उसका चंडीगढ़ की जो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी है SCL, ठीक है, उसकी भी भूमिका रही है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि इसको डेवलप कराने में सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखना है कि विक्रम 3201 और कल्पना 3201 है क्या, तो माइक्रो प्रोसेसर है। किस लिए है माइक्रो प्रोसेसर है? भारत द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित माइक्रो प्रोसेसर है, पहली बात। किस लिए है? अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए है, ठीक है। किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो इसरो द्वारा, और जो चंडीगढ़ की एजेंसी है सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी SCL, उसके द्वारा संयुक्त रूप से ये डेवलप किया गया है। ये एक तरह से भारत की जो क्रिटिकल तकनीकी है उसमें आत्मनिर्भरता, आपने सुना होगा प्रधानमंत्री जी का आत्मनिर्भर भारत का, तो क्रिटिकल तकनीक, एक क्रिटिकल तकनीक के क्षेत्र में जो है आत्मनिर्भरता को दर्शाता है, ठीक। यहां पे एक चीज और ध्यान में रखिएगा, अगर कभी ऐसा स्टेटमेंट दे दे कि ये पहला विक्रम 3201 और कल्पना 3201 भारत द्वारा स्पेस अनुप्रयोगों के लिए, अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए विकसित पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर है, तो गलत हो जाएगा। इससे पहले आप देखोगे विक्रम 1601, ये पहले से विक्रम 1601 ये 2008-9 के टाइम से ही चल रहा है, ठीक है। ये अंतर क्या है कि ये 16 बिट का है, और ये जो कल्पना 32 विक्रम 3201 है ये 32 बिट का है। तो 32 बिट का अगर कहे तो ये ज्यादा, मतलब ये है, ये पहली बार विकसित हुआ है। 16 बिट का अगर सिर्फ ये कह दे कि पहला माइक्रो प्रोसेसर है स्वदेशी रूप से विकसित, तो वो गलत हो जाएगा। क्लियर है? तो विकल्प ए जो है आपका सही उत्तर होगा। बढ़े अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखो आप, प्रश्न संख्या 18। यह एक एसरेशन रीजन टाइप सवाल है। दो स्टेटमेंट दिया गया है। पहला स्टेटमेंट है बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी प्रतिजैविक प्रतिरोध की समस्या से निपटने में लाभकारी भूमिका निभा सकते हैं, ठीक। दूसरा कह रहा है बैक्टीरियोफेज ऐसे विषाणु होते हैं जो मानव कोशिकाओं को संक्रमित किए बिना चयनात्मक रूप से जीवाणुओं को नष्ट करते हैं। फिर आपसे वही AR टाइप के सवाल के जो ऑप्शंस होते हैं उस तरह का दिया हुआ है। देखो सबसे पहला जो है बैक्टीरियोफेज के बारे में कहा गया, तो सबसे पहले आपको बैक्टीरियोफेज पता होना चाहिए कि बैक्टीरियोफेज क्या होता है। तो बैक्टीरियोफेज एक प्रकार का वायरस है जो किसको इन्फेक्ट करता है, वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। मतलब बैक्टीरियोफेज सबसे पहला, अगर आपको इतना पता है, इतना बेसिक सा इंफॉर्मेशन पता है और इसका मतलब मैकेनिज्म या फंक्शन कह लो पता है, तो आप ये सवाल बहुत आसानी से कर सकते हो। बैक्टीरियोफेज क्या होता है? अगर आपसे ऐसे पूछ लिया जाए बैक्टीरियोफेज क्या होता है, तो बैक्टीरियोफेज एक प्रकार का वायरस है जो किसको इन्फेक्ट करता है या संक्रमित करता है, वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है या जीवाणुओं को, ठीक है। बैक्टीरियोफेज एक विषाणु है जो जीवाणुओं को, वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। तो पहला वाला, दूसरा स्टेटमेंट जो है बैक्टीरियोफेज ऐसे विषाणु होते हैं जो मानव कोशिकाओं को संक्रमित किए बिना चयनात्मक रूप से, बिल्कुल सही बात है। इसकी सबसे खासियत क्या होती है कि बहुत स्पेसिफिक होता है अपने बैक्टीरिया के पर, जो भी बैक्टीरिया या ये बैक्टीरियोफेज या फेज वायरस होता है वो अपने बैक्टीरिया के प्रति, पर्टिकुलर बैक्टीरिया स्ट्रेन या स्पेसीज कह सकते हो, बैक्टीरिया की जो प्रकार है स्पेसीज है उसके प्रति बहुत स्पेसिफिक होता है। इसीलिए ये मतलब ऐसा नहीं होता कि मल्टीपल कई सारे बैक्टीरिया एक बार इस्तेमाल हुआ तो जितने बैक्टीरिया हैं सबको नष्ट कर देगा, नहीं। जिस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के लिए, जिस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के लिए ये बैक्टीरियोफेज रिस्पॉन्सिबल है, पर्टिकुलर उसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा। तो ये जो हमारा परंपरागत
जो हमारा एक तरह से समझ लो एंटीबायोटिक रहा है, उसकी तुलना में ये बेहतर है। परंपरागत एंटीबायोटिक के साथ एक बड़ी समस्या रहती है कि वो बैड बैक्टीरिया के साथ साथ गुड बैक्टीरिया को भी प्रभावित करता है। बट बैक्टीरियोफेज टारगेटेड तरीके से जिस बैक्टीरिया को प्रभावित करना है, जो नेगेटिव बैक्टीरिया है, उसी स्ट्रेन को, बैक्टीरिया के उसी प्रकार को प्रभावित करेगा। तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पहले स्टेटमेंट पे आओ, बैक्टीरियोफेज प्रतिजैविक प्रतिरोध की समस्या से निपटने में लाभकारी भूमिका निभा सकते हैं। बिल्कुल निभा सकते हैं। जो हमारा ये प्रतिजैविक प्रतिरोध है, जो आप एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस का जो समस्या है, उसका मूल कारण क्या रहा है? एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस का मूल कारण क्या रहा है कि ऐसे स्ट्रेन डेवलप हो गए हैं, जो हम एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं उसके गलत इस्तेमाल के कारण, उस अनसाइंटिफिक इस्तेमाल के कारण क्या हुआ है, ऐसे बैक्टीरिया स्ट्रेन डेवलप हो गए जिसपे ट्रेडिशनल जो हमारा एंटीबायोटिक्स है वो काम नहीं कर पा रहा है। तो अभी मैंने आपको समझाया कि बैक्टीरियोफेज चयनात्मक रूप से काम करेगा, चयनात्मक रूप से काम करेगा तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो एक तो रेसिस्टेंट होने की संभावना कम होगी, जो ट्रेडिशनल एंटीबायोटिक्स के साथ समस्या होती है, और ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया जो स्पेसिफिक, मान लो कि कोई प्रतिजैविक रेसिस्टेंट बैक्टीरिया डेवलप हुआ है, उसको टारगेट करेगा, तो उस हिसाब से भी लाभकारी होगा। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, और जो दूसरा स्टेटमेंट है वो पहला स्टेटमेंट को एक्सप्लेन भी कर रहा होता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प ए। बस इस सवाल में आपको इतना पता होना चाहिए था कि बैक्टीरियोफेज क्या होता है और काम कैसे करता है। क्लियर है? अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ये बैक्टीरियोफेज का एक इमेज मैंने शेयर कर दिया है, आप देख लीजिएगा। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 19। इसमें एक SRY जीन के संदर्भ में पूछा गया है कि हाल ही में एथलेटिक्स में पात्रता परीक्षण के संदर्भ में चर्चा में रहा SRY जीन मनुष्यों में निम्नलिखित में कौन सी भूमिका निभाता है? तो बहुत ही आसान बायोलॉजी का सवाल हो गया है ये, बट ये चर्चा में रहा है इसलिए साइंस टेक में पूछा गया। SRY जीन का फुल फॉर्म, बेसिक बायोलॉजी अगर आपने 11th-12th के स्तर पे पढ़ी है तो SRY जीन का मतलब होता है सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ Y क्रोमोसोम। सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ Y क्रोमोसोम। ठीक है। अगर हम मानव कोशिका की बात करें तो मानव कोशिका में कुल 46 क्रोमोसोम होते हैं, और इसमें से अगर आप देखोगे तो 22 ऑटोसोम होते हैं और प्लस एक सेक्स क्रोमोसोम होता है। अगर हम महिलाओं की बात करें तो 2 एक्स 22 प्लस एक्स 22 प्लस एक्स, ये जो एक्स क्रोमोसोम है ये सेक्स डिटरमाइनिंग महिला, अगर मतलब दोनों पेयर में एक्स क्रोमोसोम आए तो महिलाओं का ये महिलाओं जो भ्रूण होगा वो एक महिला के रूप में विकसित होगा। ठीक है। अगर यहीं पे जो वाई क्रोमोसोम है, एक वाई क्रोमोसोम का प्रेजेंस जो होगा ये क्या निर्धारित करेगा? ये पुरुष बनने का निर्धारण, भ्रूण के पुरुष में विकसित होने का निर्धारण करेगा। अब यहीं पे जो ये SRY जीन होता है, Y क्रोमोसोम पे, जो कि एक सेक्स डिटरमाइनिंग क्रोमोसोम है, Y क्रोमोसोम पे एक रीजन होता है, उसी को कहा जाता है सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन। वहां पे उस क्षेत्र में जो जीन पाया जाता है उसी के लिए SRY जीन शब्द प्रयोग होता है। अब ये करता क्या है? ये बेसिकली मतलब जो मेलानाइन कैरेक्टर्स हैं, जो पुरुष कैरेक्टर्स हैं, जैसे टेस्टिस का डेवलपमेंट कराता है। टेस्टिस के डेवलपमेंट के बाद क्या होगा? टेस्टिस वैसे हार्मोन को सीक्रेट करेगा, जो मेल हार्मोन कहते हो, उसके सिक्रीशन को उसका सिक्रेशन निर्धारित करेगा, और उसके सिक्रीशन के जो पुरुष हार्मोन है वो स्रावित होगा। तो उसके माध्यम से क्या होगा कि जो महिला कैरेक्टर है वो सप्रेस होता जाएगा और उस भ्रूण का विकास पुरुष के रूप में होगा। क्लियर? तो SRY जीन Y क्रोमोसोम पर होता है, एक स्पेसिफिक जीन है, Y क्रोमोसोम से संबंधित क्रोमोसोम है। तो SR मतलब सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन, Y क्रोमोसोम का वो क्षेत्र जो स्पेसिफिकली सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो होता है। तो बेसिक सा है, अगर आपको बेसिक बायोलॉजी की ये बात भी पता होती तो आप ये सवाल सही कर लेते। विकल्प डी देखोगे, एग्जैक्टली जो अभी हमने डिस्कस किया है वही, यह पुरुष लैंगिक लक्षणों, मेल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स के विकास को निर्धारित करता है। ठीक है।
बाकी जो स्टेटमेंट में बातें दी गई है वो बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। देखो हुआ क्या है, अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि महिला प्रतिस्पर्धा में जो विश्व एथलेटिक्स की कुछ प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें ऐसे आरोप लगे कि ट्रांसजेंडर या वैसे व्यक्तियों द्वारा महिला कंपटीशन में, महिला प्रतिस्पर्धा में भाग लिया गया और जीता गया, जो आम तौर पर उनके, अगर हम बायोलॉजिकल मैकअप को देखें उन व्यक्तियों के, तो संभवतः वो महिलाओं के रूप में ना उनको वर्गीकृत किया जाए। ठीक है, तो इसीलिए जो महिला प्रतिस्पर्धा है उसकी गरिमा बनाए रखने के लिए जो वर्ल्ड एथलेटिक्स है उसके द्वारा अभी हाल ही में 1 सितंबर 2025 से ये फिक्स किया गया है कि आपको ये SRY जीन टेस्ट करवाना होगा किसी भी महिला प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के लिए। ठीक है, इसीलिए चर्चा में था। SRY जीन नॉर्मल ब्लड टेस्ट या जो आपके गाल वगैरह के सेल से इजीली ये डिटरमाइन किया जा सकता है, तो ये किसी भी महिला प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के लिए SRY जीन टेस्ट जरूरी किया गया है। किसके द्वारा? वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा, इसीलिए चर्चा में रहा। तो SRY जीन होता क्या है? SRY जीन Y क्रोमोसोम से लिंक्ड वह क्षेत्र होता है, वह जीन होता है जो कि पुरुष कैरेक्टर को बढ़ावा देता है। स्पष्ट है? ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यही मतलब आपको जो SRY जीन का ये है, लोकेशन है, या मतलब आप समझ सकते हो एक पिक्चर के माध्यम से दर्शाया गया, आप देख सकते हो इसको। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, ये ब्लैक बॉक्स के बारे में है। अभी हालिया दिनों में कुछ जो दुर्घटनाएं हुई हैं, प्लेन दुर्घटनाएं, एरोप्लेन की दुर्घटनाएं हुई हैं, उसके बाद अगेन ये ब्लैक बॉक्स काफी चर्चा में रहा। अगर आप करंट अफेयर्स वगैरह, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो तो आप अक्सर ये ब्लैक बॉक्स, अगर कोई भी प्लेन दुर्घटना हो तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा चर्चित रहता है सब वो ब्लैक बॉक्स ही आता है। सभी लोग, जो भी जांच एजेंसी रहती है, वो ब्लैक बॉक्स को खोजने का प्रयास करती है कि ब्लैक बॉक्स के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त हो सके कि क्या मतलब दुर्घटना क्यों हुई, क्या कारण था। ठीक है, तो इसी संदर्भ में ये सवाल है। विमान के ब्लैक बॉक्स के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट दिया गया है और ध्यान रखना पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया, सबसे पहले इस चीज पर ध्यान देना है कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है, गलत स्टेटमेंट पूछा गया है। देखो, पहला स्टेटमेंट है, यह उपकरण मलबे में दृश्य रूप से आसानी से खोजे जाने के लिए चमकदार काले रंग में रंगा होता है। बिल्कुल गलत बात। नाम ही सिर्फ ब्लैक बॉक्स है, बट ये ब्लैक होता नहीं है। ठीक है, ब्लैक बॉक्स नाम है। परंपरागत रूप से 1930s में जब एविएशन क्षेत्र, जो विमानन क्षेत्र है, वो विकसित हो रहा था, तो इससे संबंधित जो बहुत सारी तकनीकी थी उसको एक तरह से गुप्त रखने का प्रयास किया जाता था। उसी संदर्भ में ये ब्लैक बॉक्स एक तरह से समझो कि भ्रम पैदा करता है। ब्लैक बॉक्स एकदम ब्लैक नहीं होता है, ब्लैक बॉक्स हमेशा जो है चमकदार रंगों में होगा। आज की बात करें हम तो परंपरागत रूप से आज के डेट में जो ब्लैक बॉक्स बनाए जाते हैं वो काफी चमकीले ऑरेंज कलर में बनाया जाता है। ठीक है, ये वाला देखो, यही है फ्लाइट रिकॉर्डर, इसी को ब्लैक बॉक्स भी कहा जाता है। तो ये देखो कि चमकदार ऑरेंज कलर में, ताकि दूर से ही कोई दुर्घटना हुआ मलबे में, ब्लैक कलर को वैसे भी मलबा में ढूंढना कठिन होगा, बट मलबे में, मलबा आमतौर पे जला हुआ होगा तो वहां काले रंग या डार्क स्थिति होगी, काले रंग की होगी, जो राख वगैरह होगा, उसमें ये चीज बचने के चांस, ये दिखने के दूर से ही दिख सकता है ये। ठीक है, तो आमतौर पे अगर आपको ये कहा है ब्लैक बॉक्स, नाम से नहीं जाना है, ब्लैक बॉक्स आमतौर पे डार्क ऑरेंज कलर का होता है। वापस आते हैं प्रश्न पर। ठीक है, तो पहला वाला स्टेटमेंट तो गलत हो गया ब्लैक बॉक्स के बारे में, ब्लैक तो होता नहीं है, चमकदार काले रंग का। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट देखो, कह रहा है इसे सामान्यतः विमान के कॉकपिट में स्थापित किया जाता है ताकि दुर्घटना की स्थिति में पायलट इसकी सुरक्षा कर सके। यह भी गलत स्टेटमेंट है। अब जब दुर्घटना ही होगा तो फिर पायलट के भी बचने की संभावना कम रहेगी। ठीक, और आमतौर पे फ्लाइट, जो एरोप्लेन होता है, उसका जो पिछला हिस्सा, रियर पार्ट, जो पिछला हिस्सा होता है, कंपैरेटिवली ऐसा माना जाता है और कंपैरेटिवली वो
अधिक सुरक्षित माना जाता है। तो ब्लैक बॉक्स को फिट भी रियर पार्ट में या पिछले हिस्से में किया जाता है। कॉकपिट, आमतौर पे कॉकपिट कहां होगा, सामने होगा, एकदम अगले पार्ट में। तो कॉकपिट में नहीं इसको लगाया जाता है, ब्लैक बॉक्स को पिछले हिस्से में लगाया जाता है। इसलिए लगाया जाता है पिछले हिस्से में ताकि ये अधिक सुरक्षित रह सके। जब दुर्घटना हो भी तो ये इसके बचने या इसके सुरक्षित रहने की अधिक संभावना हो। तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है, कॉकपिट में नहीं होता है। आप ध्यान में रखिएगा, पिछले पार्ट में लगाया जाता है इसको, ठीक है, रियर पार्ट में। एक और इमेज देखो, ये देखो, ये वाला क्षेत्र दिख रहा है आपको, यहां विमान के पिछले, ये कॉकपिट वाला रीजन है और ये जो ब्लैक बॉक्स है ये आमतौर पे पिछले पार्ट में लगाया जाता है, ठीक है। ये स्लाइड आप एक बार देख लेना, मैं शेयर करवा दूंगा, इसमें और भी डिटेल में चीजें कुछ कुछ बताई हुई हैं, ठीक। तो दोनों स्टेटमेंट गलत है, आपसे गलत ही पूछा गया है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प सी। यहाँ एक दो चीजें और जो मैंने आपको पहले ही बताया, ब्लैक बॉक्स मतलब फ्लाइट रिकॉर्डर होता है। इसमें दो तरह का मतलब ये होता है, दो तरह के रिकॉर्डर होते हैं। एक FDR बोलते हैं, उसको फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर बोलते हैं। जो इसको आप फ्लाइट रिकॉर्डर समझ सकते हो ब्लैक बॉक्स को। और इसमें दो तरह के रिकॉर्डर होते हैं, FDR फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, और दूसरा होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, CVR, ठीक है। जो फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर होता है वो आमतौर पे प्लेन की स्पीड कैसी थी, एल्टीट्यूड ऊंचाई कैसा था, हेडिंग किस दिशा में जा रहा था, कंट्रोल कैसा था, ये सारी चीजें रिकॉर्ड करता है कौन, FDR फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर। और CVR जो होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, कॉकपिट में यानी कि पायलट, सहयोगी पायलट जो रहते हैं वो जो इमरजेंसी सिचुएशन में क्या बात कर रहे थे ताकि बेहतर अंदाजा लग सके कि वो किस प्रकार से क्यों दुर्घटना हुई या क्या समस्या आई थी, तो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ये होता है। तो दो चीजें, जो ब्लैक बॉक्स होता है उसको हम क्या कह सकते हैं सामान्य भाषा में, फ्लाइट रिकॉर्डर। फ्लाइट रिकॉर्डर होता है, उसको आम बोलचाल में ब्लैक बॉक्स कहते हैं। तो फ्लाइट रिकॉर्डर में दो पार्ट होता है, एक क्या होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जो कॉकपिट के वॉइस को रिकॉर्ड करता है, और दूसरा क्या होता है FDR फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर। तो फ्लाइट की जो महत्वपूर्ण स्पीड वगैरह, एल्टीट्यूड ऊंचाई वगैरह, हेडिंग्स किस दिशा में जा रहा है, इन सारी चीजों को रिकॉर्ड करता है। क्लियर है? बढ़े अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21। अगेन ये भी आपको AR टाइप सवाल है, एसरेशन रीजन टाइप सवाल है। दो स्टेटमेंट दिया गया है, सॉलिड स्टेट बैक्टीरिया, दो स्टेटमेंट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सॉलिड स्टेट बैटरियां इलेक्ट्रिक वाहनों में अत्यंत तेज चार्जिंग, एक्सट्रीम फास्ट चार्जिंग सक्षम कर सकती हैं, ठीक। दूसरा कह रहा है, द्रव इलेक्ट्रोलाइट के विपरीत ठोस इलेक्ट्रोलाइट उच्च धारा घनत्व और तापमान पर स्थिर रहते हैं। देखो दोनों स्टेटमेंट सही है और सही एक्सप्लेनेशन भी है। जो सॉलिड स्टेट बैटरी हैं, आजकल ईवीज काफी विकसित हो रहे हैं, तो ईवीज में अलग लिक्विड स्टेट बैटरियां भी होती है, सॉलिड स्टेट बैटरियां भी होती है। सॉलिड स्टेट बैटरियों के बारे में है, सॉलिड स्टेट बैटरियों के कई सारे एडवांटेज हैं, उन्हीं में से एक एडवांटेज पर यह सवाल पूछ लिया है। पहला स्टेटमेंट दिया है, सॉलिड स्टेट बैटरियां इलेक्ट्रिक वाहनों में अत्यंत तेज चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग को सक्षम करती हैं। बिल्कुल सही बात है, जो सॉलिड स्टेट बैटरियां हैं वो लिक्विड स्टेट बैटरियों की तुलना में ज्यादा तेजी से चार्ज होती है। कारण क्या है, जो द्रव लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट के विपरीत ठोस इलेक्ट्रोलाइट जो है उच्च धारा घनत्व और तापमान पर स्थिर रहते हैं। बिल्कुल सही, यही कारण है कि जो सॉलिड स्टेट बैटरियां हैं उसको प्रिफर्ड किया जाता है लिक्विड स्टेट बैटरियों की तुलना में, चार्जिंग फास्ट होता है। इसके अलावा कुछ और भी इसकी खासियत रहती है, जैसे हाई एनर्जी डेंसिटी होती है सॉलिड स्टेट बैटरियों की। हाई एनर्जी डेंसिटी बैटरी कहने का मतलब कि लंबे, आप एक बार चार्ज करोगे तो लंबे समय तक आप इसको चला सकते हो, चार्जिंग कैपेसिटी अधिक होती है, सेफ्टी भी अधिक होगा। कॉमन सा लॉजिक लगाओ, कभी अगर आप देखो सेफ्टी क्यों अधिक होगा, लिक्विड के रिसने की संभावना होगी, सॉलिड के रिसने की संभावना नहीं होगी, तो लीकेज वगैरह अगर नहीं होगा तो तुलनात्मक रूप से लिक्विड स्टेट बैटरी की तुलना में सॉलिड स्टेट बैटरियां ज्यादा तेज काम करेगी, ज्यादा मतलब सुरक्षित रहेंगी, ठीक है। एक और चीजें हैं, इसका लाइफ स्पैन भी अधिक होता है, साथ ही साथ डिजाइन भी, मतलब आप मनचाहा डिजाइन बना सकते हो इसमें, तो कार मनचाहा डिजाइन भी के भी आप ईवीज बनाने में आपको सॉलिड स्टेट बैटरी जो है वो हेल्प करता है।
तो यहाँ 4-5 एक कारण, एक जो सॉलिड स्टेट बैटरियों का लाभ है उस पर यह सवाल पूछा गया है। क्या लाभ है कि सॉलिड स्टेट बैटरियां जो है ये ज्यादा तेजी से चार्ज होता है। सही बात है। क्यों ज्यादा तेजी से चार्ज होगा? इसलिए ज्यादा तेजी से चार्ज होगा कि लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट के विपरीत जो ठोस इलेक्ट्रोलाइट है वो उच्च धारा घनत्व और तापमान पर स्थिर रहता है, कंपैरेटिवली स्थिर रहता है। क्लियर? सही उत्तर, दोनों सही बात, दोनों स्टेटमेंट सही और एक्सप्लेनेशन सही है। सही उत्तर हमारा विकल्प ए हो जाएगा। साथ के साथ मैंने आपको बताया कि कभी आपसे सवाल इस तरह से भी पूछ सकता है कि सॉलिड स्टेट बैटरियों के क्या लाभ हैं, तो उसमें भी आप ध्यान रखिएगा कि फास्ट चार्जिंग है, ज्यादा कैपेसिटी रहेगा, हाई एनर्जी डेंसिटी है, ज्यादा कैपेसिटी होगा, ज्यादा लंबे समय तक, एक बार चार्ज करोगे ज्यादा लंबे समय तक आप ड्राइव कर सकते हो। इसकी सेफ्टी अधिक होगी, लीकेज वगैरह की समस्या नहीं है तो सेफ्टी अधिक होगी, लाइफ स्पैन अधिक होगा, मनचाहा डिजाइन कर सकते हो। तो ये सारा, कभी भी आपसे इस तरह से स्टेटमेंट दे दिया कि ईवीज में सॉलिड स्टेट बैटरियां लिक्विड स्टेट बैटरियों की तुलना में किस प्रकार से लाभकारी हैं, तो आप ये स्टेटमेंट, ये बातों को आप ध्यान में रख सकते हो। क्लियर? बढ़े अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60। देखो आपकी स्क्रीन पर है। ये है धातु कार्बनिक ढांचे के बारे में, जो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क है उसके बारे में पूछा गया है। सवाल है निम्नलिखित में कौन से धातु कार्बनिक ढांचे मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के संभावित अनुप्रयोग हैं। ठीक, पहला दिया गया है जल से दीर्घ अस्थायी प्रदूषकों का निष्कासन, दूसरा है हाइड्रोजन का सुरक्षित भंडारण, तीसरा है कक्ष तापमान रूम टेम्परेचर पर अति चालकता सुपर कंडक्टर्स के रूप में कार्य करना, और चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रग्रहण या कैप्चरिंग। पूछा गया है कि कौन सा इसमें से सही है। तो सबसे पहले इस जो ये सवाल है ये बेस है आपको मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क पे, तो आपको यही पता होना चाहिए कि ये जो धातु कार्बनिक ढांचा मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क है ये होता क्या है। देखो, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क जब भी कहें तो ये मेटल आयंस और ऑर्गेनिक पदार्थों का, कुछ ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस हैं उसका मेटल आयन क्रिस्टल्स, मेटल आयंस के साथ मिलकर एक क्रिस्टलीय स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, नाम में ही जुड़ा हुआ है क्या, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। तो दो चीजें आपको ध्यान में रखना है, मेटल आयंस और ऑर्गेनिक मैटर मिलकर एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, क्रिस्टलीय संरचना बनाता है जो अत्यधिक पोरस होता है। पोरस कहने का मतलब छिद्र युक्त होता है बहुत, और अत्यधिक छिद्र युक्त होता है तो इसका जो इंटरनल सरफेस है ना, मतलब आप जैसे स्पंज वगैरह समझ लो कि एकदम माइक्रो लेवल का स्पंज टाइप स्ट्रक्चर निर्माण करता है। तो इसका जो इंटरनल सरफेस है वो काफी बड़ा हो जाएगा। इंटरनल सरफेस काफी बड़ा हो जाएगा तो मल्टीपल एप्लीकेशंस हो जाएंगे इसके। ठीक है, वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, जो आपको मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क है, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क कहने का मतलब मेटल आयन और ऑर्गेनिक मटेरियल से मिलकर बना हुआ एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है जो अत्यधिक पोरस या छिद्रपूर्ण होता है। अत्यधिक छिद्रपूर्ण पोरस टाइप का होता है, स्पंज समझ लो आप एकदम दिमाग में कि मेटल आयन और ऑर्गेनिक मैटर से बना हुआ एक माइक्रो लेवल का स्पंज है जिसका इंटरनल सरफेस काफी ज्यादा हो जाएगा। अगर इंटरनल सरफेस काफी ज्यादा होगा तो ये मल्टीपल एप्लीकेशन हेल्प करेगा, अलग अलग प्रकार के इसके अनुप्रयोग होंगे। अब बस ये चीज ध्यान रखो कि एकदम माइक्रो लेवल का स्पंज टाइप का ये होगा। तो क्या हेल्प करेगा ये? पहला देखो, जल से जो परसिस्टेंट प्रदूषक, दीर्घस्थायी प्रदूषक हैं उसको दूर करने में हेल्प करेगा। बिल्कुल सही बात करेगा। हाइड्रोजन का सुरक्षित भंडारण, स्टोरेज के रूप में बहुत सारा इंटरनल स्पेस स्टोरेज है तो बहुत सारा उसमें भी काम कर सकता है आपको हाइड्रोजन के सुरक्षित भंडारण में। तीसरा देखो, कह रहा है रूम तापमान पर अति चालकता, सुपर कंडक्टिविटी। कोई लेना देना है सुपर कंडक्टिविटी से? कहीं नहीं जुड़ रहा है तो नहीं होगा। तीसरा देखो, चौथा देखो, कार्बन डाइऑक्साइड के कैप्चरिंग में, बिल्कुल कार्बन कैप्चरिंग में हेल्प करेगा निश्चित तौर पे। फिर से हमें क्या देखना है, माइक्रो लेवल का एक तरह का स्पंज है जिसमें काफी स्पेस है, इंटरनल स्पेस काफी ज्यादा है, तो बिल्कुल सही। इसके अलावा आपको ड्रग डिलीवरी में भी काम करेगा, सेंसर्स के रूप में, ट्रैफिक सेंसर्स वगैरह के रूप में भी काम करेगा। ठीक है, तो आप एक मैंने स्लाइड भी शेयर कर दिया है जिसमें आपको ये इसके एप्लीकेशन, जब भी आपसे पूछा जाएगा तो एप्लीकेशन के बारे में ही पूछा जाएगा। आप बस ध्यान रख लेना कि ये मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क होता क्या है, बस एकदम इतना ध्यान रखना कि मेटल आयंस और
ऑर्गेनिक मटेरियल से मिलकर बना हुआ एक क्रिस्टलाइन पोरस स्ट्रक्चर है, मतलब क्रिस्टल टाइप का स्ट्रक्चर है जिसमें पोरस छिद्रपूर्ण स्ट्रक्चर है, स्पंज समझ लो, एकदम दिमाग में बिठा लो। तो इसमें इसके कारण इसमें इंटरनल स्पेस बहुत ज्यादा होगा, तो उस इंटरनल स्पेस से मल्टीपल एप्लीकेशन हो सकते हैं इसके, ठीक है, वही चीजें बताएगी। पहला सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा नहीं, चौथा सही है, तो विकल्प जो है हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा, 1, 2 और 4। क्लियर है? यहां देखो, ये ही है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। इसके जो एप्लीकेशन है अलग अलग, ट्रैफिक सेंसर्स, अभी मैंने आपको बताया कि सेंसर्स के रूप में भी, ड्रग डिलीवरी के रूप में भी इस्तेमाल हो सकता है। तो एक बार आप ये स्लाइड भी देख लेना। बढ़े अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 61। ये देखो, ये सीएनजी के बारे में है, सीएनजी रिफ्यूलिंग जो होती है वाहनों में, उस पर आधारित प्रश्न है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, वाहनों में रिफ्यूलिंग के दौरान यात्रियों को सुरक्षा के दृष्टिकोण से बाहर से वाहन से बाहर निकलने की सलाह दी जाती है। मतलब आप जैसे आप सीएनजी फिल करवा रहे होते हो गाड़ी में, तो आमतौर पे कहा जाता है आप गाड़ी से बाहर निकल जाओ, ठीक है। उसी के संदर्भ में ये पूछा गया कि ऐसा क्यों। बहुत ही कॉमन सेंस पे, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है कहीं, बट अगर आप कॉमन सेंस लगाओगे तो ये सवाल एकदम इजीली आप कर सकते हो। पहला देखो, पहला स्टेटमेंट है, सीएनजी बहुत अधिक दाब पर संग्रहित होती है जिससे रिफिलिंग के दौरान सिलेंडर फटने का जोखिम बढ़ जाता है। बिल्कुल सही बात। कोई भी जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है वो हमेशा हाई प्रेशर पे ही उसको हम स्टोर करके रखेंगे, तो हाई प्रेशर पे रिफिलिंग के दौरान संभावना है, बहुत उच्च दबाव है, अगर फट गया तो दुर्घटना हो सकता है। अगर आप वाहन से बाहर हैं तो भाई अगर फट भी गया तो जान तो बच जाएगा ना। दूसरा स्टेटमेंट देखो, वाहन के अंदर यात्रियों की आवाजाही से स्थैतिक विद्युत उत्पन्न हो सकता है। स्टैटिक जो एक इलेक्ट्रिसिटी इससे जनरेट हो सकता है, और अगर कहीं लीकेज वगैरह स्थैतिक विद्युत उत्पन्न हो सकती है जो गैस रिसाव की स्थिति में प्रज्वलन स्रोत के रूप में कार्य कर सकती है। हो सकता है मान लो कि किसी भी कारण से अगर गैस लीकेज हो रहा हो, आप और जो लोग बैठे हुए हैं उसमें, उनके मूवमेंट से जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, कॉमन सा स्कूल टाइम की बातें हैं, उसके कारण भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकता है मूवमेंट से, और अगर लीकेज हो रहा है तो मे बी अगेन एक दुर्घटना हो सकता है। तीसरा है, रिसाव या आग लगने की स्थिति में यदि यात्री पहले से बाहर हो तो उन्हें निकालना तेज और सुरक्षित हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। आप बाहर हो, अगर मान लो किसी सिलेंडर फट गया, रिसाव हो गया, आग लग गया, कोई भी दुर्घटना हो गई, तो व्यक्ति को सुरक्षित रखना, गाड़ी में बैठा हुआ है उससे निकालना जो है, अगर बाहर है गाड़ी से, तो वो हमेशा बेहतर सुरक्षित रहेगा। तो बहुत ही कॉमन सेंस पर आधारित है ये, मतलब किसी भी व्यक्ति को आना चाहिए। तीनों स्टेटमेंट सही है, विकल्प डी जो है हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बढ़े अगले सवाल पर। अगला सवाल प्रश्न संख्या 62। देखिए आप, ये सवाल है बेस एडिटिंग के बारे में, क्षारक संपादन के बारे में। बेस एडिटिंग के संदर्भ में जो एक नवीन जीनोम संपादन तकनीक है और हाल ही के समय में समाचारों में रही है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बेस एडिटिंग और प्राइम एडिटिंग आपने सुना होगा, अपने साइंस टेक पढ़ा होगा, तो बेस एडिटिंग और प्राइम एडिटिंग के बारे में अपने निश्चित तौर पे अपने साइंस टेक में पढ़ा होगा। करंट अफेयर्स में ये काफी चर्चा में रहा है। ठीक, तो बेस एडिटिंग के बारे में ही 2 स्टेटमेंट दिया गया है आपसे, और पूछा गया है कि कौन से स्टेटमेंट सही है। ध्यान क्या रखना है सबसे पहले, कि पूछ रहे हैं आपसे कौन से कथन सही है। पहला देखो, बेस एडिटिंग के संदर्भ में पहला, पारंपरिक क्रिस्पर Cas9 प्रणाली के विपरीत बेस एडिटिंग डीएनए में द्विरज्जुक जो डबल स्ट्रैंड विच्छेद उत्पन्न नहीं करते हैं। ठीक, दूसरा कह रहा है, मूल क्रिस्पर Cas9 प्रणाली के विपरीत बेस एडिटिंग बाह्य डीएनए अनुक्रमों को प्रविष्ट किए बिना परिशुद्ध अनुवांशिक संशोधन संभव बनाती है। ठीक, कौन सा कथन सही है? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये बेस एडिटिंग कहने का मतलब क्या। अगर आप डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करें हम, तो ये फिगर तो सही नहीं बना है। आप डीएनए के बारे में 2-3 बेसिक बातें, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है इसका, द्विरज्जुक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, मतलब 2 स्ट्रैंड एक दूसरे में लपेटे हुए, एक तरह से आप देखोगे डीएनए ऐसे लपेटा हुआ प्रतीत होता है, 2 स्ट्रैंड होते हैं। ठीक, डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। दूसरा, नाइट्रोजन बेस जो आधार है वो क्या बनाता है? नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन क्षार या नाइट्रोजन बेस इसका आधार बनाता है। आपने सुना होगा एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन, गुआनिन,
इस तरह के आपने नाइट्रोजन बेस के बारे में सुना होगा, तो वो उसका आधार बनाता है। अब उसी के संदर्भ में ये जो ट्रेडिशनल क्रिस्पर Cas9 तकनीक है वो क्या करता है कि अगर जब एडिटिंग किया जाता है क्रिस्पर Cas9 से, जो परंपरागत एडिटिंग रहा है, वो जो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर रहता है इसको तोड़ देता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो बेस एडिटिंग में है, बेस एडिटिंग में ऐसा कुछ नहीं होता। बेस एडिटिंग में एकदम प्रिसाइज तरीके से जिस पर्टिकुलर बेस के कारण कोई बीमारी हुई, किसी म्यूटेशन के कारण, जिनमें म्यूटेशन के कारण हुआ है, तो उस पर्टिकुलर जहां पे भी म्यूटेशन हुआ है, जिस नाइट्रोजन बेस में म्यूटेशन हुआ है, उसको चेंज करने का काम करता है। एकदम स्पेसिफिक उस जगह पे एडिटिंग किया जा सकता है इसके माध्यम से, जो बेस एडिटिंग है। ठीक है, जैसे कि मान लो सपोज करो अपने साइटोसिन, एडेनिन, इस तरह से मान लो कि साइटोसिन से एडेनिन में कुछ स्पेसिफिकली, या गुआनिन, साइटोसिन से थाइमिन में, सपोज करो ये साइटोसिन से थाइमिन में अगर मान लो कुछ इस तरह का ये म्यूटेशन हुआ है, बेस में चेंजेस आया, तो उस चीज को ये स्पेसिफिकली उस पॉइंट पे जाके एडिट करके उसको सुधार सकता है, जो रोग का कारण बन सकता है उसको सुधार सकता है। इसी प्रकार आप देखोगे गुआनिन में, गुआनिन एडेनिन को लेकर अगर कुछ है तो उसमें भी, तो एकदम स्पेसिफिकली उस बेस पर जहां पे प्रॉब्लम हुआ है, प्रिसाइजली पर्टिकुलर बेस को एडिट करेगा। ठीक है, पूरे के पूरे जो डीएनए ट्रेंड है उसको नहीं करेगा। ठीक, तो इसका फायदा क्या होगा कि जो डबल स्टैंडर्ड है, इसका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, वो टूटेगा नहीं। जो परंपरागत क्रिस्पर Cas9 में मतलब उसके टूटने की एक संभावना, उसको अलग करके एडिट किया जाता है। दूसरा देखो, मूल क्रिस्पर Cas9 प्रणाली के विपरीत बेस एडिटिंग बाह्य डीएनए अनुक्रमों को प्रविष्ट किए बिना परिशुद्ध अनुवांशिक संशोधन संभव बनाते। बिल्कुल सही, अभी मैंने बताया आपको कि प्रिसाइजली जिस पॉइंट पे बेस में प्रॉब्लम आया है वहां पे एडिटिंग कर सकता है। ये स्टेटमेंट भी सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है, विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यहां पे एक और चीज मैं आपसे मतलब चाहूंगा कि आप ध्यान में रखिएगा, बेस एडिटिंग इसी का एक एडवांस वर्जन है प्राइम एडिटिंग। बेस एडिटिंग और एक है प्राइम एडिटिंग, आप इसके बारे में भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेंगे। मैंने एक स्लाइड शेयर कर दिया है यहाँ पे, आप ये बेस एडिटिंग और प्राइम एडिटिंग के बारे में जो एक कंपैरिजन है वो आप देख लीजिएगा। मे बी आपसे सवाल इन दोनों के कंपैरिजन पर, बेस एडिटिंग और प्राइम एडिटिंग के कंपैरिजन पर भी पूछ ले। क्लियर है? बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 63। ये आपसे पूछ रहा है, कोल गैसिफिकेशन में संश्लेषित गैस, सिंस गैस, जो सिंथेटिक गैस होता है, उसका सबसे बड़ा घटक क्या होता है? देखो, निम्नलिखित में कौन सा कोयला गैसीकरण, कोल गैसिफिकेशन के माध्यम से उत्पन्न संश्लेषित गैस या सिन गैस, सिंथेटिक गैस का सबसे बड़ा घटक होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो जो भी सिन गैस होगा, सिन गैस कहने का ही मतलब हुआ, एक शब्द में जब भी सिन गैस कहेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन उसमें मुख्य रूप से होता है। अगर हमने कहा सिन गैस तो इसमें मेनली क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो इसी को आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? मेनली इसमें जो आपको कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे बड़ा कंपोजिशन होता है, उसके बाद हाइड्रोजन, मुख्य रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन ही होता है। इसके अतिरिक्त तो थोड़ा बहुत मात्रा में आप इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन भी होता है। ठीक है, अगर ऐसा सवाल पूछ लेता कि कौन कौन सिन गैस का पार्ट है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन तो है ही, साथ ही साथ मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड भी मुख्य रूप से पार्ट होते हैं, कम अमाउंट में होता है। इसके अलावा कुछ और ट्रेसेस में कुछ और पदार्थ भी होते हैं, कुछ इंप्योरिटीज भी होती है इसमें। ठीक, अब कोल गैसिफिकेशन या किसी भी कोल गैसिफिकेशन क्या होता है? कोयला को मतलब सिंथेसिस गैस में बदलने की जो प्रक्रिया है उसी को कोल गैसिफिकेशन कहते हैं। तो कहीं से भी आपको सिंथेसिस गैस जब भी आया तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन उसका मुख्य कंपोजिशन है। कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे प्रमुख, फिर हाइड्रोजन। तो कहीं भी सोचना ही नहीं था, बहुत ही आसान सा सवाल था। ये देखो, सिंथेसिस गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। बढ़े अगले सवाल पर। अगला सवाल है 64, क्वेश्चन नंबर 64। ये
सवाल आपसे पूछ रहा है आयरन नाइट्राइड मैग्नेट के संबंध में। आयरन नाइट्राइड चुंबकों के संदर्भ में जिन पर दुर्लभ मृदा चुंबकों रेयर अर्थ मैग्नेट्स के संभावित विकल्प के रूप में चर्चा की जाती है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 3 स्टेटमेंट दिया गया है इसमें आपसे और पूछा गया है कि जो आयरन नाइट्राइड मैग्नेट्स है वो कैसे किस प्रकार से अलग हैं या क्या उनकी विशेषता है जो परंपरागत रेयर अर्थ मैग्नेट्स हैं उसकी तुलना में। पहला स्टेटमेंट है, यह लौह और नाइट्रोजन जैसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कच्चे पदार्थों से निर्मित होते हैं, जिससे यह दुर्लभ मृदा चुंबकों की तुलना में सस्ते होते हैं। बिल्कुल सही बात, नाम ही है आयरन नाइट्राइड, तो आयरन और नाइट्रोजन जैसे परंपरागत जो आमतौर पे इजीली अवेलेबल एलिमेंट्स हैं उससे निर्मित होते हैं। जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं उस पर दबाव कम करेगा। रेयर अर्थ एलिमेंट्स वैसे भी महंगे हैं, तो जो अगर रेयर अर्थ एलिमेंट के विकल्प के रूप में कुछ अन्य एलिमेंट्स से जो इजीली अवेलेबल है, जैसे इसमें आयरन और नाइट्रोजन के बारे में कहा गया है, तो आम सस्ता ही होगा। थोड़ा भी लॉजिक लगाओगे तो सही हो जाएगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है, हालांकि ये एक चर्चित ये रहा है, आई होप आपने पढ़ा होगा, लेकिन वैसे भी मान लो जो मैग्नेट्स आज आपने देखो जितनी भी आधुनिक तकनीकी हैं, जितने भी इक्विपमेंट्स बन रहे हैं, उसमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। वो मैग्नेट के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो जो परंपरागत मैग्नेट अभी बन रहे हैं वो रेयर अर्थ एलिमेंट से बन रहे हैं। उसके विकल्प के रूप में जो आयरन नाइट्राइड मैग्नेट्स है, ये आयरन और नाइट्रोजन जैसे तत्वों का इस्तेमाल करके बनता है। तो ऑफकोर्स अगर आमतौर पर उपलब्ध तत्वों का इस्तेमाल करेगा तो सस्ता होगा। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा देखो, दुर्लभ मृदा चुंबकों के विपरीत इसके उत्पादन में किसी भी महत्वपूर्ण खनिज की आवश्यकता नहीं होती, क्रिटिकल मिनरल्स की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल सही बात, अभी हमने किया, क्रिटिकल मिनरल्स पे डिपेंडेंसी कम करता है आयरन नाइट्राइड मैग्नेट, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है, वर्तमान में ये सभी वाणिज्यिक अनुप्रयोगों में शीर्ष स्तरीय नियोडीमियम जो मैग्नेट्स है, जो सबसे ज्यादा यूज होता है अभी के चुंबकों के चुंबकीय प्रदर्शन के बराबर है। जो नियोडियम मैग्नेट्स है उसके परफॉर्मेंस के बराबर है। अब अगर उसके परफॉर्मेंस के बराबर होता तो क्यों नहीं, इस पे बात ही क्यों होता, इसी का इस्तेमाल हो जाता। क्यों हम इतना खर्चा करते रेयर अर्थ एलिमेंट से बने हुए मैग्नेट पे? परफॉर्मेंस नहीं है उस लेवल का। तीसरा स्टेटमेंट गलत है। जो आयरन नाइट्राइड मैग्नेट्स है उसकी सबसे बड़ी जो समस्या है उसकी कोर्सिविटी कम होती है। कोर्सिविटी जो है इसकी ये कम होती है। कोर्सिविटी कहने का मतलब चुंबक की ताकत, मतलब अगर चुंबक कितना अपना चुंबकत्व तो बना के रखता है, विचुंबकन के प्रति कितना अधिक ताकत बना रहता है। सिंपल कोर्सिविटी मतलब मैग्नेट की ताकत कितनी अधिक है, प्रदर्शन ताकत, परफॉर्मेंस पावर कितनी अधिक है। अगर आयरन नाइट्राइड मैग्नेट्स जो है नियोडीमियम मैग्नेट्स के बराबर ही होता तो भाई इसी का इस्तेमाल करते, सस्ता भी होता। बाकी दो फायदा हमने देखा कि इजीली अवेलेबल एलिमेंट से बन सकता है, सस्ता होगा, इसमें किसी भी जो क्रिटिकल मिनरल्स की जरूरत नहीं होगी। तो फिर अगर परफॉर्मेंस भी बेहतर ही दे रहा है तो फिर जरूरत क्या थी हमें नियोडीमियम मैग्नेट्स बनाने की, जो कि रेयर अर्थ एलिमेंट क्रिटिकल मिनरल से बनता है। परफॉर्मेंस खराब है अभी, इसीलिए परफॉर्मेंस खराब कहने का मतलब कोर्सिविटी या चुंबक की, सामान्य भाषा में समझो कि चुंबक की ताकत कम है इसकी, जो आयरन नाइट्राइड मैग्नेट्स हैं, इसीलिए इसका इस्तेमाल अभी बड़े पैमाने पर नहीं हो रहा है। अगर ये इंप्रूव होगा, इसके कोर्सिविटी में इंप्रूवमेंट होगा तो भविष्य में इसी का प्रयोग किया जा सकता है। एक दो चीजें आप और ध्यान रख सकते हो, ये इको फ्रेंडली है, ठीक है। आप रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा होगा कि उसका जो एक्सट्रैक्शन है एक एनवायरमेंटल चैलेंज प्रस्तुत करता है। उपलब्धता आसान है, जो एलिमेंट्स है इजीली अवेलेबल हैं तो उस पर बेस्ड है, तो उपलब्धता भी आसान होगी, इको फ्रेंडली है, ठीक है। दूसरा और एक मतलब समस्या, आप इसका ध्यान समस्या के रूप में, फायदा तो देख लिया, समस्या की इसके निर्माण संबंधी भी चैलेंजेस हैं। अभी जो आयरन नाइट्राइड मैग्नेट्स हैं इसके निर्माण में भी चैलेंजेस है, तो ये भी एक समस्या के रूप में आप इसको ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। आयरन नाइट्राइड मैग्नेट और जो नियोडीमियम मैग्नेट्स हैं दोनों, पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प बी। बढ़े अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 65, आपके स्क्रीन पर है, देखिए। ये भी एकदम स्कूल टाइप का सवाल है कि जब कोई व्यक्ति अपना दायां हाथ
जब कोई व्यक्ति अपना दायां हाथ उठाता है तो दर्पण में वो बायां हाथ उठाता हुआ क्यों दिखाई देता है? अब ये लेटरल इन्वर्जन पर है, स्कूल टाइम से हमने सबने पढ़ा है। विकल्पों को देखो, जो विकल्प सी है वो एकदम एक्सप्लेन कर रहा है, दर्पण आगे पीछे फ्रंट टू बैक की दिशा में उलटता है, लेकिन प्रेक्षक अपनी स्वयं की दिशा के आधार पर इसे दाएं बाएं के उलटने के रूप में समझता है। देखो, जब जो इसको लेटरल इन्वर्जन कहते हैं, जो मिरर होता है, जो दर्पण होता है, वो परपेंडिकुलर, जो एक्सिस के परपेंडिकुलर इन्वर्जन करता है। तो मतलब इसी को फ्रंट बैक, मतलब आप समझ सकते हो, फ्रंट बैक इन्वर्जन कह सकते हैं, लेटरल इन्वर्जन या फ्रंट बैक इन्वर्जन। जैसे कि दर्पण हमें सामने से, हम ही जब सामने से, मैं अभी आपको देख रहा हूं, आप मेरे सामने खड़ा होके देखोगे एकदम से सामने सामने, तो आपका मतलब जो है आपका लेफ्ट मेरा राइट हो जाएगा, मेरा राइट मेरा आपका लेफ्ट हो जाएगा। तो ये लेटरल इन्वर्जन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ये मतलब फ्रंट टू बैक की दिशा में इन्वर्जन होता है। तो एक इल्यूजन पैदा होता है कि हमारा लेफ्ट टॉप टू बॉटम स्थिर रहता है, इसीलिए हम एकदम से समझ लेते हैं कि हमारा लेफ्ट ये हो गया, ठीक है, लेटरल इन्वर्जन। जो विकल्प सी है आप वो देखो, दर्पण आगे पीछे फ्रंट टू बैक की दिशा को उलटता है, लेकिन प्रेक्षक अपनी स्वयं की दिशा के आधार पर इसे बाएं दाएं के उलटने के रूप में समझता है। जैसे कि आपके सामने आप मतलब आप खड़े हो, दर्पण क्या करता है, आप ही को आपके सामने लाके खड़ा कर दिया। तो आपके सामने कोई व्यक्ति आके खड़ा होगा तो उसका राइट आपका लेफ्ट होगा, आपका लेफ्ट उसका राइट होगा, ठीक है। सेम उसी तरह से आपकी इमेज को सामने से लाके खड़ा करता है। तो जब आप राइट हैंड उठाते हैं तो दर्पण में वो लेफ्ट साइड में दिखा होता है, लेटरल इन्वर्जन के रूप में दिखता है। एकदम स्कूल लेवल का सवाल है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ये इमेज मैंने शेयर कर दिया है, लेफ्ट हैंड, जरूरत नहीं थी इसकी। चलो अगला अंतिम प्रश्न है ये हमारे विज्ञान प्रौद्योगिकी खंड का। ये है भारत में हाल ही में जीनोम एडिटिंग राइस जो डेवलप हुआ है, करंट अफेयर्स बेस्ड सवाल है। भारत में हाल ही में विकसित विश्व की पहली जीनोम संपादित, जीनोम एडिटेड धान की किस्मों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है। पहला है, इन किस्मों का विकास भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा क्रिस्पर Cas9 प्रौद्योगिकी का उपयोग करके किया गया है। बिल्कुल सही बात। 2 किस्म विकसित हुई है इसमें। एक जो आप इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च है, ICAR, इसका जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च हैदराबाद है, IIRR, इसके द्वारा विकसित हुआ है राइस का एक राइस की एक किस्म, जीनोम एडिटेड राइस विकसित हुआ है, जिसका नाम आप देखोगे आपके दूसरे स्टेटमेंट में दिया गया है कि ये जो तीसरे स्टेटमेंट में दिया गया है DRR 100 राइस, ठीक है, DRR 100 राइस। ये ICAR जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है हैदराबाद में है, उसके द्वारा विकसित किया गया है। और एक दूसरा है आपको पूसा DST राइस 1, इस सवाल में नहीं दिया गया है, पूसा DST राइस 1, ये भी नाम आप याद रखिएगा। 2 किस्म विकसित किया गया है और ये ICAR न्यू दिल्ली द्वारा किया गया है, ठीक है। तो ये दोनों नाम, सबसे पहले हम सवाल पर आगे बढ़े उससे पहले ये दोनों नाम आप ध्यान में रखिएगा। तो ये जीनोम एडिटेड धान के संदर्भ में तो पहला सवाल में ही दे दिया गया है कि भारत द्वारा दुनिया का पहला जीनोम एडिटेड राइस बनाया गया है। 2 तरह का, 2 बनाया गया जीनोम एडिटेड राइस। एक तो आप ये जो DRR 100 राइस, इसी का नाम कमला भी रखा गया है, ये बनाया गया है जो हैदराबाद वाली ICAR है उसके द्वारा। और एक आपको है पूसा DST राइस 1, ये बनाया गया है किसके द्वारा, ICAR नई दिल्ली के द्वारा। तो इन किस्मों का विकास, पहला स्टेटमेंट जो है क्रिस्पर Cas9 पे बेस्ड जो है ICAR द्वारा किया गया है। दूसरा, अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल होते हैं, क्रॉप्स होते हैं, के विपरीत इन धान की किस्मों के अंतिम उत्पाद में कोई भी बाह्य DNA नहीं है। बिल्कुल सही बात। भारत में GM क्रॉप्स खाने में नहीं है अलाउ अभी भी। आपने सुना होगा एक तो DMH11 मस्टर्ड के बारे में कुछ सालों पहले काफी चर्चा में रहा था, BT ब्रिंजल, इन सब को लेकर काफी विरोध हुआ था। तो ये सब GM क्रॉप्स के, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं।
और वो भारत में अलाउ नहीं है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स अलाउ नहीं है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में क्या होता है, कुछ बाह्य डीएनए इंटर कराए जाते हैं प्लांट जीनोम में। जो प्लांट का टोटल जीनोम है उसमें कुछ बाह्य डीएनए इंसर्ट कराए जाते हैं उसके कारण। बट जीनोम एडिटिंग में कोई भी बाह्य डीएनए का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक। तीसरा देखो, डीआरआर धान 100 कमला अधिक उत्पादकता के लिए विकसित की गई ऐसी ही एक किस्म। अभी हमने पहले ही देख लिया कि डीआरआर जो कमला है, डीआरआर राइस 100 जिसको कमला भी कहा जाता है, ये आईसीएआर हैदराबाद द्वारा विकसित किया गया है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। विकल्प हमारा डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ एक दो चीजें आपके ध्यान में हो, आपके जहन में आ सकता है कि ये जो जीनोम एडिटिंग है और जीएम क्रॉप्स है, जेनेटिकली मॉडिफायर और जीनोम एडिटिंग क्रॉप्स में अंतर क्या है। तो यहाँ आप ये ध्यान रखिएगा कि जो जीनोम एडिटिंग वाला पार्ट है इसमें प्लांट के जो खुद के डीएनए में उपलब्ध जीन्स हैं उसी को मॉडिफाइड किया जाता है, बाहर से कोई जीन इंटर नहीं कराया जाता है। जीएम फसल में बाह्य डीएनए बाहर से इंटर कराया जाता है, ये अंतर है। जीनोम एडिटिंग में बाहर से कोई भी मतलब जो प्लांट के जीनोम में उपलब्ध, उस पर्टिकुलर प्लांट के जीनोम में जो भी उपलब्ध डीएनए है वही उसी का इस्तेमाल किया जाता है। बाहर से कोई भी डीएनए जो जेनेटिकली अगर एक सवाल इस तरह से जो जीनोम एडिटेड क्रॉप्स और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में होगा तो ये भी ध्यान में रखिएगा। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं उसमें क्या समस्या है या किस कारण से उसका विरोध होता है कि उस प्लांट के जीनोम में वो डीएनए नहीं रहा है, उसको बाहर से इंटर कराया गया है। जो जीनोम एडिटेड डीएनए क्रॉप्स है उसमें उसी प्लांट के जीनोम के डीएनए में एडिटिंग की जाती है, यही अंतर है। ठीक। दूसरा, जो भारत में सामान्य फसलों के लिए सेफ्टी रेगुलेशन है, बायोसेफ्टी रेगुलेशन है, मैंने अभी आपको डीएमएच 11 और जो बीटी ब्रिंजल वाला विरोध था उसके बारे में एग्जांपल बताया था। तो भारत में जो सामान्य फसलों के लिए बायोसेफ्टी रेगुलेशन है उसके तहत एसडीएन 1 और एसडीएन 2 में जीनोम एडिटिंग की अनुमति है, ये उसी के अंतर्गत किया गया है। ठीक है। और इसका फायदा जीनोम एडिटिंग से अगेन वही उच्च उत्पादकता होगा, जलवायु अनुकूलन जो क्लाइमेट रेजिलिएंट है वो होगा, जल संरक्षण आदि के संदर्भ में भी ये हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। विकल्प सी जो है और विकल्प डी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, पहले ही हमने देख लिया था। ये हमारे अनुभव 1 के जो विज्ञान प्रौद्योगिकी के प्रश्न थे उस पर हमने परिचर्चा प्रस्तुत की। उम्मीद है आप इस परिचर्चा से लाभान्वित हुए होंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।